Hi everyone, today we will discuss about the facility requirement required for the CR 145 organization. So that is 145.a.25. ओके तो अब 145 ऑर्गेनाइजेशन का किसी को अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स दी है डीजीसीए ने, वो रिक्वायरमेंट्स हम अभी देखेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब ये जैसे फॉर एग्जांपल उसका स्कोप ऑफ वर्क जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। बट कम से कम कितनी मिनिमम फैसिलिटी क्या क्या होनी चाहिए कोई भी CR 145 ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेने के लिए, तो वो रिक्वायरमेंट हमें अभी दी है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके तो फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट फॉर ऑल प्लान वर्क इंश्योरिंग इन पर्टिकुलर प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एलिमेंट्स। ओके तो अब बोल रहा है कि जो भी आपका प्लान वर्क रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन whether your organization is carried out is approved to carry out the base maintenance or line maintenance or component maintenance or from A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 क्लास रेटिंग सी एंड D1, तो इसमें से आपका किसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है इसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान वर्क रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ वर्क। जो भी आप मेंटेनेंस कैरी आउट करना चाहोगे, इधर बेस मेंटेनेंस और लाइन मेंटेनेंस और कंपोनेंट वेदर, जो भी आप करना मेंटेनेंस कैरी आउट करना चाहते हो उसका जो भी आपने प्लान वर्क बनाया है, तो उसमें कोई भी वेदर एलिमेंट में कोई भी वेदर कंडीशन में आप उसको क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, आप उसको कंप्लीट कर सको। इसके लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटी आपके पास में अवेलेबल है कि नहीं, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल प्लान वर्क। ठीक है, जैसे आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटी डिफ्रेंशिएट करेगी, तो वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, दैट विल बी इंश्योर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ओके उसके बाद में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, बेस होना चाहिए, ठीक है, और सेग्रीगेटेड होने चाहिए, मतलब सेपरेट वर्कशॉप अवेलेबल होना चाहिए, सेपरेट बेस अवेलेबल होना चाहिए। किसके लिए, ताकि कोई वर्क एरिया में कंटामिनेशन ना हो, कंटामिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए ये सब आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। अब इसके बाद जैसे इन्होंने दिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड है बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करना कर रहे हो आप, तो आपके पास में हैंगर अवेलेबल होना चाहिए, और हैंगर इतना लार्ज होना चाहिए कि आप प्रॉपरली उसमें क्या कर सको, जो भी आपका प्लान बेस मेंटेनेंस है उसके लिए एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली उसमें अकोमोडेट कर सके हो, एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को भी आप क्या कर सको उसमें अकोमोडेट कर सको। तो बेस मेंटेनेंस के लिए हैंगर मैंडेटरी है, इसीलिए आपके पास में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करने के लिए अप्रूव्ड है, देन आपके पास में क्या होना चाहिए, हैंगर होना चाहिए। एंड हैंगर अवेलेबल तो होना ही चाहिए, बट इतना लार्ज होना चाहिए कि आपने जो भी बेस मेंटेनेंस प्लान किया है उसके लिए आपके पास में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए इन हैंगर। ठीक है, सपोज अगर आप कंपोनेंट मेंटेनेंस के लिए अप्रूव्ड है तो आपके पास में कंपोनेंट वर्कशॉप्स होने चाहिए, एंड कंपोनेंट वर्कशॉप भी आपके पास में इतना लार्ज होना चाहिए कि आप क्या कर सको, कंपोनेंट का जो भी प्लान मेंटेनेंस आपने किया हुआ है अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस प्रोग्राम, तो वो आप प्रॉपरली उसके लिए कंपोनेंट को अकोमोडेट कर सको अपने वर्कशॉप में। इतना आपके पास में कंपोनेंट वर्कशॉप लार्ज अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हुआ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में मेंटेनेंस मैनेजर होंगे, आपके पास में कैमो डिपार्टमेंट होगा, आपके पास में प्लानिंग डिपार्टमेंट में होगा, आपके पास में सर्टिफाइंग स्टाफ्स होंगे, तो उनके लिए ऑफिस अकोमोडेशन भी तो होना चाहिए। ऑफिस अकोमोडेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि जो भी मैनेजमेंट पर्सन है एज वेल एज सर्टिफाइंग स्टाफ है, वो अपना वर्क जो भी डिजिग्नेटेड टास्क है, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग है तो वो मेंटेनेंस प्लान करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर सर्टिफाइंग स्टाफ है तो सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो करेगा, कुछ मेंटेनेंस मैनुअल रीड करना चाहता है वो करेगा। तो जो भी डिजिग्नेटेड टास्क है वो इफिशिएंट मैनर में वो एज पर दी मेंटेनेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, एज पर दी स्टैंडर्ड वो क्या कर सके, इफिशिएंटली अपना डिजिग्नेटेड टास्क को कंप्लीट कर सके। इसके लिए क्या है, आपके पास में अकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो अभी तक के हिसाब से हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, बेस हो गए, कंपोनेंट मेंटेनेंस के लिए कंपोनेंट वर्कशॉप हो गया, बेस मेंटेनेंस के लिए हैंगर्स हो गए। अब उसके बाद में ऑफिस अकोमोडेशन हो गया पर्सन के लिए। उसके बाद क्या है कि वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे आपका हैंगर है, कंपोनेंट का वर्कशॉप है, ऑफिस अकोमोडेशन है, तो इनमें कुछ आपका इन्वायरमेंट वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन से वो
फुलफिल होनी चाहिए, कंप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वर्कशॉप्स है तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद में स्टोर है तो स्टोर में टेम्परेचर जो भी मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया हुआ है उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन एज पर द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, हैंगर में हो या कंपोनेंट वर्कशॉप हो या ऑफिस अकोमोडेशन हो, उनमें टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। फिर डस्ट कंटामिनेशन या फिर कोई एयरबॉर्न कंटामिनेशन है तो वो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अभी कोई भी जैसे ऑफिस है, ठीक है, या हैंगर है, आप नाइट में मेंटेनेंस कैरी आउट करना चाह रहे हो तो उस समय आपके पास में लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि आप जो भी इंस्पेक्शन कैरी आउट कर रहे हो या मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो वो मेंटेनेंस आप प्रॉपरली कैरी आउट कर सको। इसके लिए हैंगर में लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वर्कशॉप में भी लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, एंड एज वेल एज ऑफिस अकोमोडेशन में भी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके यहाँ हैंगर में नॉइज़ जो है वो कम होना चाहिए, मिनिमम नॉइज़ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ प्रोविज़न करना पड़ेगा, ताकि अगर नॉइज़ ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली जो इंस्पेक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हैं, उनका वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए नॉइज़ लेवल मिनिमम होनी चाहिए, वो भी हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसके बाद में स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन विच इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एज वेल एज आपके पास में स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मतलब आपके पास में स्टोर अवेलेबल होना चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे अभी तक इतनी दी हुई है। पहले तो आपके पास में जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेस मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो तो हैंगर अवेलेबल होना चाहिए, कंपोनेंट मेंटेनेंस कर रहे हो तो वर्कशॉप अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद में ऑफिस अकोमोडेशन होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में इन्वायरमेंटल कंडीशंस उन्होंने दी है, उसमें भी इन्वायरमेंटल में भी टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद में डस्ट कंटामिनेशन, एयरबर्न कंटामिनेशन कम होना चाहिए। उसके बाद में आपके लाइटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो नॉइज लेवल मिनिमम होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशन मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किए वो होनी चाहिए, एंड स्टोर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास में हैंगर अवेलेबल नहीं है, व्हेन द हैंगर इज नॉट ओन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, देन इट मे बी नेसेसरी टू एस्टैब्लिश प्रूफ ऑफ टेनेंसी। प्रूफ ऑफ टेनेंसी मतलब क्या है? एग्रीमेंट, ओके। वो अगर मान लो कुछ ऐसी कंडीशन है उनके पास हैंगर अवेलेबल नहीं है लेकिन उन्होंने कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एग्रीमेंट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिससे क्या कर सकते हैं, जब इनको ज़रूरत होगी, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी, तब उनके हैंगर को एक्सेस कर सके, उनका हैंगर यूज़ कर सके। तो उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ टेनेंसी सबमिट करना पड़ेगा। एंड इन एडिशन आपके पास अगर सफिशिएंसी ऑफ हैंगर स्पेस टू कैरी आउट plan based maintenance should be demonstrated by preparation of projected aircraft hangar visit plan relative to the maintenance program, ठीक है। अभी ये क्यों है? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बेस मेंटेनेंस कैरी आउट कर रहे हो तो बेस मेंटेनेंस के लिए आपका एयरक्राफ्ट हैंगर विजिट करेगा ही करेगा, मतलब बेस मेंटेनेंस के लिए हैंगर मैंडेटरी है। तो अगर आपको बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करना है तो अभी आपके एक तो प्रूफ ऑफ टेनेंसी चाहिए अगर आपके पास हैंगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्रोजेक्टेड एयरक्राफ्ट हैंगर विजिट प्लान है रिलेटिव टू द मेंटेनेंस प्रोग्राम, सपोज आप सी चेक कैरी आउट करना चाहते हो, डी चेक कैरी आउट करना चाहते हो, तो उस केस में आपका एयरक्राफ्ट हैंगर विजिट कब करेगा, कितने महीने तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली मैन आवर प्लान, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड वो सबमिट करना पड़ेगा कि मतलब आपके पास में सफिशिएंट हैंगर स्पेस अवेलेबल है। आपका एयरक्राफ्ट वहाँ पे जो भी आपने प्लान किया है बेस मेंटेनेंस के लिए, जब भी प्लान किया है तब आप वहाँ पे क्या कर सको, मेंटेनेंस कैरी आउट कर सको। तो प्रूफ ऑफ टेनेंसी के साथ में आपको ये भी जो आपका प्रोजेक्टेड एयरक्राफ्ट हैंगर विजिट प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में स्पेस हैंगर में अवेलेबल है कि नहीं वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में हैंगर विजिट प्लान है शुड बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि जैसे जैसे एयरक्राफ्ट जो आपके पास में आप मेंटेनेंस प्लान करोगे बेस मेंटेनेंस में, तो वैसे वैसे हैंगर विजिट प्लान भी आपका क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में है protection from weather elements relates to normal prevailing local weather elements that are expected throughout any 12 months period, ठीक है। तो कोई भी वेदर कंडीशन में 12 मंथ्स के पीरियड में कोई भी वेदर कंडीशन में प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन चाहिए ही चाहिए आपको, वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वेदर कंडीशन में है दूसरे वेदर कंडीशन में नहीं है, ऐसा नहीं, ओके। एंड एयरक्राफ्ट हैंगर एंड कंपोनेंट वर्कशॉप स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो प्रिवेंट कर सके रेनी सीजन में आइस से, विंड, डस्ट, सबसे वो क्या कर सके, एयरक्राफ्ट को, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट को, इनको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके।
इनमें कंटामिनेशन होने से प्रिवेंट कर सके, ये ज़रूरी। उसके बाद में फॉर एग्जांपल अगर आप लाइन मेंटेनेंस कैरी आउट करते हो तो हैंगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हैंगर्स आर नॉट इसेंशियल, नॉट मैंडेटरी, बट फॉर बेस मेंटेनेंस हैंगर्स आर मैंडेटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेस मेंटेनेंस कैरी आउट करना चाहती है एयरक्राफ्ट का, तो उस केस में आपके पास में हैंगर अवेलेबल होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। अगर आपके पास आप लाइन मेंटेनेंस कैरी आउट करना चाहते हो तो अगर हैंगर अवेलेबल भी नहीं है तो चलेगा, इट्स एक्सेप्टेबल। बट इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो कुछ आपको वेदर कंडीशन ऐसे आ गई तो उसमें आपको हैंगर यूज़ करना है, तो उस केस में आपको प्रूफ ऑफ टेनेंसी सबमिट करना पड़ेगा, और उसमें वो हैंगर को आप हैंगर अकोमोडेशन जो भी है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये रिकमेंड किया है डीजीसी ने। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर रेनी सीजन है, वहाँ पे मेंटेनेंस कैरी आउट नहीं कर सकते हो, तो माइनर शेड्यूल वर्क है, ठीक है, या लेंदी डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन है, तो उन दोनों केस में आप क्या कर सको, हैंगर को एक्सेस कर सको, हैंगर को यूज कर सको, ऐसा ये रिकमेंडेड है। जैसे वैसे लाइन मेंटेनेंस के लिए हैंगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हैंगर्स आर नॉट इसेंशियल, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इसेंशियल, ओके। नॉट इम्पॉर्टेंट की जगह पे हम नॉट इसेंशियल बोलेंगे, नॉट मैंडेटरी बोलेंगे। लेकिन ये रिकमेंड है कि क्योंकि कोई वेदर कंडीशन में अगर ऐसे आते तो आप वहाँ पे मेंटेनेंस कैरी आउट ना कर सको, तो उस समय पे आप हैंगर में हैंगर का यूज़ करके आप मेंटेनेंस कैरी आउट कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो भी आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस स्टाफ है, टेक्नीशियंस वगैरह है, तो उनके लिए भी एक एरिया आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसके लिए, क्योंकि वो मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस डेटा है, मेंटेनेंस मैनुअल रेफर करने हैं, आईपीसी रेफर करना है, वायरिंग डायग्राम मैनुअल रेफर करना है, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। उसके बाद में मेंटेनेंस कैरी आउट होने के बाद में मेंटेनेंस रिकॉर्ड कंप्लीट करना है, टास्क कार्ड है, उसके बाद में वर्क ऑर्डर साइन करना है, उनको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है आफ्टर कैरिंग आउट द मेंटेनेंस वो कंप्लीट करने के लिए, और मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन को स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए, जैसे मेंटेनेंस प्रोग्राम मैनुअल्स वगैरह, तो उनको रीड करने के एक एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस स्टाफ के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि जो ऑफिस अकोमोडेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं मैनेजमेंट पर्सनल के लिए एंड सर्टिफाइंग स्टाफ के लिए, तो वो अगर कंबाइन भी होगा, मतलब कोई भी ऑफिस किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो आपका बस ये होना चाहिए कि जो भी ऑफिस अकोमोडेशन आप कंबाइन भी कर रहे हो तो उनके ऑफिस का स्पेस जो है, ठीक है, रूम का जो स्पेस है, ऑफिस का जो स्पेस है, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि जो भी उनको टास्क असाइन किया है आपने, वो इफेक्टिवली क्या कर सके, कैरी आउट कर सके। इसके बाद स्टोर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए फॉर सर्विसेबल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। और स्टोर कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, वेल वेंटिलेशन होना चाहिए एंड मेंटेन होना चाहिए एट कांस्टेंट ड्राई टेम्परेचर, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को स्टोर करके रखते हो तो मैन्युफैक्चरर ने जितना रिकमेंड किया है इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी होना चाहिए। जैसे आप रबर के पार्ट्स वगैरह, टायर्स वगैरह स्टोर में रखते हो तो उसमें डार्क रूम होना चाहिए। तो जो भी फैस दिया हुआ है उन्होंने कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर ने दिए वो आपको स्टोर फैसिलिटी में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। वैसी रिक्वायरमेंट, वैसी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करनी पड़ेगी, और ये कौन इंश्योर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगी। उसके बाद में जब भी आप एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को प्रिजर्व करेंगे या स्टोर करेंगे, तो स्टोर करते समय मैन्युफैक्चरर के जो स्टोरेज रिकमेंडेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपके पास रैक अवेलेबल होना चाहिए, किसके लिए, आप मान लो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को स्टोर करके रख रहे हो, तो अभी कंपोनेंट आपके जैसा कंपोनेंट है वैसे आपके पास रैक स्ट्रॉन्ग अवेलेबल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इसलिए कि आप लार्ज एयरक्राफ्ट कंपोनेंट भी होगा तो उसको क्या कर सकते हो, इजीली आप स्टोर करके एंड प्रॉपरली रख सकते हो, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में कोई भी इम्पैक्ट या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए एयरक्राफ्ट कंपोनेंट में, ऐसे आपके पास स्टोरेज रैक्स अवेलेबल होना चाहिए, ओके। और जहाँ पे भी प्रैक्टिकेबल है, जहाँ पे भी पॉसिबल है, ऑल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स शुड रिमेन पैकेज इन प्रोटेक्टिव मटेरियल टू मिनिमाइज डैमेज एंड करोजन ड्यूरिंग स्टोरेज, ओके। जब भी आप एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को स्टोर करोगे एंड अगर वो पॉसिबल है तो आप उस एयरक्राफ्ट कंपोनेंट को क्या करो, जो पैकेजिंग दी है प्रोटेक्टिव मटेरियल की, वो पैकेजिंग मटेरियल में ही आप उसको क्या करो, वैसे ही स्टोर करके रखो, ताकि डैमेज को मिनिमाइज कर सको, ताकि ड्यूरिंग स्टोरेज आप क्या कर सको, करोजन को अवॉइड कर सको। तो ये था फैसिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द CR 145 ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।